हेलो बच्चों। हाँ, आवाज़ आ रही है बेटा? ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? मैं राहुल बिश्नोई और आज अपने पढ़ेंगे बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसके अंदर अपने सिर्फ बेसिक बायोलॉजी पढ़ेंगे कि हाँ, कि एक्चुअल में बायोलॉजी होती क्या है। ठीक है, बायोलॉजी की जो फील आनी चाहिए वो अपने इस लेक्चर के अंदर लेके आएंगे। अभी तक अपन ने ये पढ़ा है कि बायोलॉजी क्या एक रट्टा मार सब्जेक्ट है। ठीक है, कि अपन ने सिर्फ रट्टा मार लिया, याद रख लिया। ठीक है, अपने थ्योरेटिकल एग्जाम जो दे के आए उसके अंदर अपने पासिंग मार्क्स बन गए। लेकिन ऐसा कब तक चलता है? जब तक अपने थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं कि हाँ अपने को लिखने की बात आती है। जब अपने कंपटीशन एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, जब अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक अपने उसको समझेंगे नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक अपने जो भी क्वेश्चन है वो सही नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग आएगी और अपने थ्योरी पढ़ते हैं उसकी लैंग्वेज अलग है। लेकिन अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने वो दोनों चीज़ें आराम से कर पाएंगे और अपना क्वेश्चन सही भी होगा। लेकिन अगर अपने वहीं पर रट्टा मारकर चले जाते हैं तो वो क्वेश्चन सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपना रट्टा मारा हुआ है कि ये चीज़ ऐसी होती है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि इसका मेन कॉन्सेप्ट है क्या। अपन ने उस चीज़ को समझा ही नहीं है। तो अपने बायोलॉजी के अंदर जब तक कोई भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जब तक अपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक अपने क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो अगर बात को अपने आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी जो शब्द है वो किससे बना है? बायोलॉजी शब्द किससे बना है? तो ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स कौन से? एक बायो शब्द है और एक लोगस शब्द है। ठीक है, बायोस का मीनिंग क्या होता है? जीव, यानी कि लाइफ, ऑर्गेनिज्म। और लोगस का मीनिंग क्या होगा? बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। कौन से वर्ड है वो? ग्रीक वर्ड। दिखाई तो दे रहा है ना सबको ये कलर? ठीक है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ। कौन कौन से दो शब्द है वो? एक है बायोस और एक है लोगस। ठीक है, बायोस का मीनिंग क्या होता है? लाइफ, जीवन। और लोगस का मीनिंग क्या होता है? स्टडी। तो किसी भी चीज की अगर अपने को स्टडी करनी है तो अपने उसके पीछे मान लो ये लोगस, यानी कि लोगस का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का अध्ययन करना। तो ये बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है और वो भी दो शब्द है। कौन कौन से? बायोस और लोगस। बायोस का मीनिंग होता है लाइफ। तो बायोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? कि जो अपने आसपास जो भी अपने जीवन देखते हैं उसका अध्ययन करना। वो किस शाखा में करेंगे? अपने बायोलॉजी की, मतलब बायोलॉजी साइंस की इस शाखा के अंदर करेंगे जिसका नाम क्या है? बायोलॉजी है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, तो बायोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? जीवन की, जीवन का अध्ययन या जीवन की स्टडी। लेकिन सिर्फ इसका इतना ही मीनिंग नहीं है कि जीवन का क्या अध्ययन करना। जीवन का अध्ययन करने का मतलब क्या है? कि कोई जीव है वो अपने आसपास के वातावरण के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाहरी अगर वातावरण चेंज हो रहा है तो वो खुद को स्टेबल कैसे रख रहा है। अगर कोई बीमारी आ गई तो वो उस अपने अंदर ऐसा क्या इवोल्यूशन लाएगा कि वो इस बीमारी के प्रति अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर सके, या जो उसके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो एनर्जी है, या उसका शरीर किससे बना हुआ है। तो उन सभी की अगर स्टडी करते हैं तो उसे ही अपने क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो अगर मैं सिंपल एक डेफिनेशन लिखूं, क्या लिखूं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो अगर डेफिनेशन लिखूं तो क्या है? बायोलॉजी इज ए नेचुरल साइंस विच डील लिविंग organism एंड देयर लाइफ। ठीक है, क्या है? बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है, या ऐसे भी बोल सकते हैं साइंस, इट्स ए साइंस की, क्या है? ये साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपने जीवन और जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवित जीव और उनके संबंधित जीवन का अध्ययन करते हैं कि वो इस वातावरण के अंदर कैसे रह रहे हैं, उनके अंदर सालों से क्या क्या इवोल्यूशन आया है ताकि वो अभी तक जिंदा है। ठीक है, या उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विकास हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, उसकी स्टडी अपने किसके अंदर करते हैं? बायोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता चलेगी होगी। बायोलॉजी इज ए नेचुरल साइंस विच डील लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो आगे अपने लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट एक्सप्लोर
दियर स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। दियर फंक्शन, वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, और इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ठीक है। इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, उनकी संरचना कैसी है। संरचना में अब देखो एनाटॉमी भी आ जाएगा और मॉर्फोलॉजी भी आ जाएगा, यानी कि बाह्य स्ट्रक्चर कैसी है और आंतरिक स्ट्रक्चर कैसी है, और वो फंक्शन कैसे करते हैं। फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि अपने घर के काम काज करें, फंक्शन का मतलब ये है कि उनका शरीर कैसे कार्य कर रहा है, किसी भी चीज को करने के लिए उनके आंतरिक स्ट्रक्चर में क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं उसकी वहां पर बात हो रही है। और उनका इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, मतलब कि वो वातावरण के साथ कैसे जीवित रह रहे हैं, वो दूसरे जीवों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या क्या कॉम्पिटिशन है, इन सभी की स्टडी अपने किसके अंदर करते हैं, बायोलॉजी। अगर यहां तक बात समझ में आई है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, हाँ लिख दो चैट में, ठीक। अगर ये नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी और ऊपर इसका मीनिंग हो गया। बायोलॉजी ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगस। बायोस का मीनिंग क्या है, लाइफ, और लोगस का मीनिंग क्या है, स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन करना। जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये लिखी हुई है, बायोलॉजी इज ए नेचुरल साइंस विच डील लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर लाइफ, यानी कि जीव और उनके जीवन के बारे में जो भी अपने अध्ययन कर रहे हैं उसे अपने बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर अपने बात करें, बायोलॉजी यहां तक ही सीमित नहीं है, इसके कुछ कोर प्रिंसिपल है, ठीक है। बायोलॉजी के कोर प्रिंसिपल है, उसी पर यह आधारित है। कोर प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि सारी की सारी बायोलॉजी उसी पर टिकी हुई है। जैसे अगर अपने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सबसे पहले तो अपने को वो पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वो सेल से बना हुआ है, ठीक है। जैसे कोई भी जीव किससे बना होगा, सेल से। अगर लिविंग थिंग्स है तो यहां पर अपने बायोलॉजी के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, ओनली और ओनली लिविंग थिंग्स, है ना, जीवित जीव ही पढ़ेंगे। तो उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। दूसरा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, ठीक है। और वो एनर्जी का यूज कैसे कर रहा है, ठीक है। एनर्जी का यूज, एनर्जी यूज कैसे कर रहा है कि उसकी एनर्जी किस रूप में आ रही है, एटीपी, जीटीपी, ठीक है, NADPH2, उस हिसाब की बात हो रही है कि एनर्जी का यूज वो किस तरह से कर रहा है, ठीक है। चौथा होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस का मतलब क्या है कि अगर बाहर वातावरण में कुछ चेंजेस आ गए, मान लो इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, जैसे आज का टाइम है कि अभी इस टाइम पर क्लाइमेट चेंज हुआ और बहुत गर्मी बढ़ गई, लेकिन फिर भी अपने जीवित है। जीवित कैसे हैं, क्योंकि अपने अंदर क्या चलता है, स्वीटिंग होती है मनुष्य के अंदर, जैसे ही थोड़ी सी गर्मी लगती है अपने पसीना आने लग जाता है। तो वो पसीना क्यों आता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इंटरनल स्टेबिलिटी दे रहा है बाह्य कोई वातावरण में चेंजेस आने के कारण। होमोस्टेसिस का मतलब क्या है, इंटरनल स्टेबिलिटी। इंटरनल क्या होगी, स्टेबिलिटी, यानी कि आंतरिक जो स्थायित्व है। जब तक किसी भी जीव के अंदर आंतरिक स्थायित्व नहीं आता तो वो इस वातावरण के अंदर जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, जैसे अगर अचानक ठंड आ गई तो क्या करता है, अंदर से शरीर मतलब अपने कम कभी छूटती है, और कम कभी छूटती क्या होता है, अपना शरीर गर्म हो जाता है और अपने को ठंड मतलब शरीर ठंड महसूस कम करता है। अपना अंदर का तापमान क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। बाहर कोई भी तापमान हो, बाहर कुछ भी विपदा है, लेकिन अपना अंदर का इंटरनल सिस्टम कैसी स्टेबिलिटी डेवलप कर रहा है उसे अपने क्या बोलते हैं, होमोस्टेसिस, ताकि वो जीवन को चला सके। क्या यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। पांचवा पॉइंट है रिप्रोड्यूस एंड ग्रोथ, कि वो जनन कैसे करेगा और उसकी वृद्धि कैसे होगी, ठीक है। कोई भी जीव किसी प्रकार से भी जनन कर सकता है, वो सेक्सुअल हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है,
ठीक है, जैसे प्लांट्स के अंदर अपने देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो हर जीव के अंदर ऐसा ही होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा और उसकी ग्रोथ कैसे होगी, है ना। जैसे अपने देखते हैं कि एक छोटे से बीज से एक बड़ा प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो वो उस छोटे से बीज से लेकर बड़े प्लांट तक बनने की कहानी का जो अपने अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंदर करेंगे, बायोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। फिर छठा प्रिंसिपल आता है इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी, कि किसी भी जीव का इवोल्यूशन यानी कि उद विकास कैसे हुआ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे विकसित हुआ है और उसके अंदर आनुवंशिकता क्या है, हेरिडिटी क्या है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम में देखते हैं कि अपने नेटवर्क है, पहले 2G आया, फिर 3G आया, पहले 1G 2G 3G 4G और आज 5G, अभी आगे आ जाएगा 6G। तो धीरे धीरे क्या हुआ, नेटवर्क में विकास हुआ है, 5G 5th जनरेशन आ गई, है ना। हर चीज के अंदर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। उसी प्रकार हर जीव के अंदर, हर लिविंग थिंग्स के अंदर भी क्या होता है, विकास होता है। लेकिन जो अपने आसपास जो अपने विकास देखते हैं, जैसे नेटवर्क का मैंने बताया, तो ये तो बहुत फास्ट हुआ, पिछले 20 सालों में हो गया। लेकिन किसी जीव के अंदर इतना जल्दी इवोल्यूशन नहीं होता, बहुत धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी कैसी है। अगर ह्यूमन की बात करें तो बहुत लाखों साल लग गए होंगे, ठीक है, लाखों साल लग गए होंगे ह्यूमन के इवोल्यूशन में। लेकिन वहीं पर अगर अपने बात करें एक छोटे मच्छर के या बैक्टीरिया के बारे में जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, जो अपने को नगन आंखों से नहीं दिखते, तो उसमें अपने देखते हैं कि उनके अंदर विकास बहुत जल्दी हो रहा है, इवोल्यूशन बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। वो हर चीज के प्रति प्रतिरोधक हो रहे हैं। जैसे अपने देखते हैं कि आज से 20 साल पहले अपने जो पेस्टिसाइड अपने खेत के अंदर यूज करते थे, वो आज के टाइम में इतने इफिशियंट नहीं रहे। क्यों भाई, वो इफिशियंट क्यों नहीं रहे, वो सेम स्ट्रक्चर है, वो सेम चीज है, उसके अंदर सेम इंग्रेडिएंट है, लेकिन फिर भी वो उन कीटों को नहीं मार पा रहे। क्यों नहीं मार पा रहे, क्योंकि वो कीट क्या हो गए, इवोल्यूशन कर कर अपने को खुद को डेवलप कर लिया, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली, और अब उनको उस दवा से कोई असर भी नहीं होगा। तो उनमें इवोल्यूशन ज्यादा जल्दी क्यों आ गया, क्योंकि उनकी जो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी अलग है, उनके अंदर जो विकास हो रहा है, उनकी जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी बढ़ती है, ठीक है। अपनी जनरेशन में बहुत थोड़ा लंबा टाइम लगता है ना, कि 100 साल में अपने मतलब नॉर्मल अपना जीवन कितना होता है, लगभग अगर मनुष्य की एवरेज आयु माने तो आज के टाइम में तो कितनी होगी 60 से 70, लेकिन वैसे मानते हैं तो कितनी मानते हैं, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष तक उसमें वो एक ही रहेगा, एक बंदा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर छोटे जीवों की बात करें तो उनका कितना होता है, 1 दिन 2 दिन या कुछ घंटे। तो उनमें इवोल्यूशन जल्दी आएगा या अपने में, क्योंकि उनकी पीढ़ी नेक्स्ट पीढ़ी जल्दी से जल्दी आती है, इसलिए उनमें इवोल्यूशन भी जल्दी आता है। जितनी ज्यादा पीढ़ी होगी उतना ही ज्यादा क्या आएगा, इवोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये 6 कोर प्रिंसिपल अगर अपने को समझ आ रहे हैं तो अपने बायोलॉजी की असली फील ले सकते हैं। जहां तक मेरे को लगता है कि अपन ने ये 6 प्रिंसिपल समझ लिए होंगे, ठीक है। कोई भी जीव क्या होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या होगा, सेल होगा, ठीक है। बेसिक यूनिट क्या होगी, कोशिका, सेल, और उसका मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, उसके अंदर जो रिएक्शन चल रही है, केमिकल रिएक्शन, जिससे जैसे अपने एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं या फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वो क्या है, एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म, जिससे अपने को एनर्जी यूज कर रहे हैं अपने, ठीक है, या एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा, एनर्जी यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी जीव एनर्जी को यूज कैसे करता है, होमोस्टेसिस यानी कि इंटरनल स्टेबिलिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल स्टेबिलिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर ये अपने 6 कोर प्रिंसिपल अगर अपने को समझ आ गए तो अपने बायोलॉजी की असली फील ले सकते हैं कि हाँ अपने बायोलॉजी समझा है। धीरे धीरे अपने पूरा सिलेबस करेंगे 11th का 12th का तो अपने को सारी चीजें समझ आ जाएगी। कोई भी अगर अपना एग्जाम है, अगर अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये भी पता है कि बायोलॉजी लगभग मेन सब्जेक्ट होता है। मेन जो मार्क्स बनाने हैं तो अपने अगर बायोलॉजी ढंग से पढ़ ली तो अपने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को बायोलॉजी समझनी पड़ेगी। अगर अपने रट्टा मार रहे हैं तो अपने को कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे जैसे अगर अपने आगे बढ़ते जाएंगे तो क्लास के अंदर अपने क्वेश्चन तो करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ अपने इतने दिन पहले गलत पढ़ते थे, अब ये तरीका सही है। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और अपने अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई? अगर इसको नोट करना हो तो फटाफट 1 मिनट में लिख लो। लिख लिया क्या?
कर लिया ना नोट? ठीक। अब नेक्स्ट बात आती है कि बायोलॉजी क्या अपने सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं कि बायोलॉजी के अंदर कि हाँ इनका मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, इनकी सेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हेरिडिटी कैसी है, इवोल्यूशन कैसा है? नहीं, इसके लिए भी अलग अलग ब्रांच बनी। जैसे साइंस के अंदर अलग अलग ब्रांच है कि हाँ अपने को कुछ भौतिक रूप से कुछ जानना है फिजिकली, तो अपने क्या करते हैं, फिजिक्स की चीजें देखते हैं। अगर केमिकली कुछ जानना है तो अपने क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। उसी प्रकार जीव विज्ञान के अंदर भी जैसे जीवों के बारे में जानना है तो अपने बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग ब्रांचेज है। जैसे फिजिक्स के अंदर अलग है, क्वांटम फिजिक्स अलग है, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है, फिजिकल केमिस्ट्री अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है। उसी प्रकार बायो के अंदर भी अलग अलग ब्रांचेज बनी हुई है जिसके अपने अलग अलग तरीके से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर अपने बायोलॉजी की ब्रांचेज के बारे में अध्ययन करेंगे कि बायोलॉजी की ब्रांच कौन कौन सी है। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन अपने सारी ब्रांच के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि अपने जो सिलेबस के अंदर है वही उतना ही स्फिशिएंट है। अपने अगर ऐसे सोचें कि अगर अपने एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो अपने एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। अपने को उतना ही पढ़ना चाहिए जितना एग्जाम के ओरिएंटेड है। अगर एग्जाम से अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो अपने लिए वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, अपने एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, सारी चीज़ें लिख लेते हैं, लेकिन जब अपने को याद रखने की बात आती है, उसको समझने की बात आती है, तो अपने सब चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो अपने सिलेबस से ही बाहर है, वैसे क्वेश्चन आज तक आए नहीं, उस सिलेबस से जब तक कोई क्वेश्चन आए नहीं तो अपने को वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो अपने वही चीज़ें पढ़ेंगे जिस चीज़ का अपने को अपने एग्जाम के ओरिएंटेड है, ठीक है। तो बायोलॉजी की ब्रांच कौन कौन सी है? वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर कौन कौन सी है? तो सबसे पहली है बॉटनी, है ना, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इस ब्रांच के अधीन अपने क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे? तो स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट के बारे में अपने सारी चीजें जानेंगे कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ठीक है, उसकी एनाटॉमी क्या है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, वो सारी चीजें, जितनी भी प्लांट के बारे में अपने को जो अध्ययन मिलेगा, ठीक है, वो कौन से ग्रुप में आते हैं, कितने क्लास होती है, क्या क्या किंगडम है, तो वो सारी चीजें कहां पर पढ़ेंगे? अपने बॉटनी के अंदर। इसी प्रकार क्या है जूलॉजी, इसके अंदर अपने क्या देखेंगे? स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल के बारे में अपने अध्ययन करेंगे, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है। जो जंतु है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्या कि उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, ठीक है, उनकी एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, ठीक है। अभी अपने देखते हैं इवोल्यूशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने उसमें देखते हैं कि लगभग उसमें एक स्टेटमेंट आता है कि लगभग सभी जीवों के एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। सभी जीवों के एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन एडल्ट की स्ट्रक्चर अलग अलग है। सभी जीवों का मतलब क्या है कि सारे जीव नहीं, कुछ एक जो जीव है उनकी जो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेम है, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट बनते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर कुछ अलग हो जाती है। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो सारी चीजें अपने किसके अंदर देखेंगे? जूलॉजी के अंदर, एनिमल्स की, ठीक है। इसी प्रकार एक ब्रांच और है जिसको अपने बोलते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में अपने क्या देखेंगे? इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे, की स्टडी कि अपने आसपास का वातावरण कैसा है, उसके अंदर जो जीव रह रहे हैं तो वो आपस में इक्विलिब्रियम कैसे बिठा रहे हैं, सामंजस्य कैसे बिठा रहे हैं कि उनके अंदर इतना कंपटीशन होने के बाद भी वो सभी जीव जीवित है। इतनी सारी स्पीसीज है, लेकिन बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जंगल में, देखो शेर भी होता है, हिरण भी होता है ना। तो इस हिसाब से तो हिरण कभी जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन हिरण के अंदर भी बचाव की टेक्निक दे रखी है और शेर के अंदर भी शिकार की टेक्निक दे रखी है ना। तो सभी चीजें के अंदर सामंजस्य कैसे बिठा रखा है, जो वो किसके अंदर अध्ययन करेंगे? अपने इकोलॉजी के अंदर। फिर एक ब्रांच आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या देखेंगे? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर अपने बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है। तो उनका अध्ययन करके अपने ये देखेंगे कि हाँ ये कौन कौन सी बीमारी फैला रहे हैं, कौन सा बैक्टीरिया मनुष्य के लिए यूजफुल है। जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, दही बनाता है, तो अपने उस लैक्टोबैसिलस का कैसे प्रोडक्शन करेंगे, जिससे यीस्ट है, ठीक है, यीस्ट
जो क्या करता है, शराब बनाने के काम आती है, ठीक है, फर्मेंटेशन करता है, तो वो यूजफुल कैसे है, तो उसके अंदर अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका अध्ययन अपने किसके अंदर करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। फिर दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक। फिर नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर अपने क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, कि कोई भी करेक्टर्स है वो एक पीढ़ी से, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैसे जा रहा है, ठीक है। कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए अपने उसमें आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, उसका डीएनए देखते हैं, आरएनए देखते हैं कि उसके डीएनए के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है जो नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर लेके जा रही है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि अपने ये ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज अपने पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपने इन ब्रांचेज के बारे में ये भी पता होना चाहिए इनका फादर कौन है, क्यों कई बार क्वेश्चन नॉर्मल आ जाता है कि बॉटनी का फादर क्या है, यानी कि जनक कौन है, बॉटनी को सबसे पहले किसने स्टडी किया, बॉटनी के बारे में सबसे पहले ये ब्रांच किसने निकाली, तो उसका नाम क्या होगा, तो वो अपने देखेंगे क्या क्या साइंटिस्ट के बारे में कौन कौन से नाम है। तो दिखाई दे रहा होगा, ये कलर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है। तो बॉटनी का फादर कौन है, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन होगा, तो सबसे पहला नाम आता है थ्रियोफ्रास्टस। किसका नाम आता है, थ्रियोफ्रास्टस। अगर अपने बात करें जूलॉजी की तो इसका फादर कौन है, तो अपने को पता है कौन है, एरिस्टोटल, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपने इकोलॉजी की बात करें तो इसमें फादर कौन है, तो इसमें है अर्नेस्ट हेकल। और वहीं पर अगर पूछ ले, क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंडियन इकोलॉजी दे भी रखा है रामदेव मिसर, ठीक है। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी का, तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है, तो अपना एक नाम सुना होगा, सेल बायोलॉजी में अभी अपने आगे पढ़ेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेन होक, ठीक है। इसके बारे में एक खास बात क्या है कि ये एक डच व्यापारी था, है ना। देखो इसको स्टडी के प्रति कितना मतलब डेडिकेशन था कि वो एक व्यापारी होने के बाद भी वो छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करता था, ठीक है। उसके पास लेंस थे, वो छोटी छोटी चीजें देखता रहता था। कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, है ना। इसी प्रकार जेनेटिक्स के कौन है फादर, तो कौन होगा, मेंडल। तो ये 5 शाखा अपने को पढ़नी है अपने पूरे सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो इनके फादर्स के बारे में तो अपने को पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीजें है। क्या यहां तक बात समझ में आई, तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि अपने को बायोलॉजी रट्टा नहीं मारना है। बायोलॉजी को जब तक अपने समझेंगे तब तक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तभी अपने क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो लिख लिया होगा यहां तक या नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो ये तो हुई बेसिक चीजें बायो की, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि अपने सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अपने वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका क्या है, वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा अपने को मार्क्स मिलेंगे और वह चैप्टर पूरी बायोलॉजी के अंदर ही काम आएगा। जैसे सबसे पहला चैप्टर है सेल वाला, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जब तक अपने सेल को नहीं समझेंगे कि कोशिका एक्चुअल में क्या होती है तो अपने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है उस किसी भी जीव का, सेल। जब तक अपने को सेल के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है तो बाकी चीजें पढ़ने का अपने को कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार जेनेटिक्स, ठीक है, तो जेनेटिक्स भी ज्यादा वेटेज रखता है। उसी प्रकार जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी, जैसे डीएनए आरएनए हो गया, अगर उनके बारे में अपने को स्टडी करना है ना, तो ये क्या मेन वेटेज चैप्टर, जैसे सेल वाला हो गया, जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया और इकोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मेन चैप्टर कौन कौन से हैं, तो इन पर अपने को ज्यादा ध्यान देना है,
ठीक है, जो चैप्टर कम मार्क्स के हैं तो उन पर अगर अपने कम ध्यान दे तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को अच्छे मार्क्स लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, तो अपने क्या करेंगे, वही चैप्टर सबसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नो डाउट अपने सारे चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन मेन अपना फोकस किस पर होना चाहिए कि हाँ इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको अपने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जो बेसिक बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, सेल बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसको स्टार्ट करेंगे आज, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले लेक्चर के अंदर अपने इतना ही पढ़ पाएंगे कि एक्चुअल में सेल होती क्या है। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी, डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक अपना ये चैप्टर समझ नहीं आएगा तो पूरी की पूरी बायोलॉजी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अपने को सेल को समझना है। तो अपने 10th तक यही पढ़ा है कि सेल क्या है, तो सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर जीवन की या किसी भी जीव की आधारभूत संरचनात्मक में क्रियात्मक इकाई है। तो ये तो हुई क्या हुई इसकी डेफिनेशन। जैसे बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी इज ए नेचुरल साइंस विच डील्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर लाइफ। लेकिन एक्चुअल में बायोलॉजी क्या है, किसी भी जीव का अपने उसका अध्ययन कैसे करते हैं, उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो फंक्शन कैसे करते हैं, उसी प्रकार एक्चुअल में सेल होती क्या है। ठीक है, तो पहले तो मैं सेल के बारे में समझाऊंगा, फिर उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन करूंगा ताकि अपने को पता तो चले कि हाँ अपन ने आज तक पढ़ा क्या है। तो सेल एक्चुअल में होती क्या है, तो सेल एक्चुअल में क्या है, एक रूम है, कंपार्टमेंट है। कैसे कंपार्टमेंट है, ठीक है, तो आपने अभी तक 10th में पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल भी एक कंपार्टमेंट है और यूकैरियोटिक सेल भी एक कंपार्टमेंट है, यानी कि रूम है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो प्रोकैरियोटिक सेल एक हॉस्टलर का रूम है, या जो घर से दूर रह रहे हैं उनके लिए एक रूम है। लेकिन यूकैरियोटिक क्या है, अपना खुद का घर। कैसे, जैसे अगर अपने घर से दूर रह रहे हैं तो एक ही रूम के अंदर अपने देखते हैं कि हाँ उसी रूम में अपना खाना बन रहा है, उसी रूम में अपने सो रहे हैं, उधर ही अपने स्टडी कर रहे हैं, और उधर ही अगर कोई बाहर से आ गया तो वो उसी रूम में रह रहा है। लेकिन अगर बात करें अपने घर की तो उसमें खाने बनाने के लिए अलग से किचन होगा, ठीक है, और जो लिविंग रूम है वो अलग है, गेस्ट रूम अलग है, स्टडी के लिए अलग रूम बना होता है। यही बात है, सारी चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर होता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, सारी चीजें अपने को सामने दिख रही होती है, जैसे एक हॉस्टलर या बाहर रह रहे बच्चे का रूम होता है। उसी प्रकार अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो सारी चीजें क्या एक झिल्ली के अंदर होती है ना, अलग अलग कमरे बने होते हैं घर में, वैसे ही सेल के अंदर भी अलग अलग कमरे बने होते हैं। तो क्या आपको समझ आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। अब मैं बात करूं कि एक्चुअल में सेल क्या है, तो अपने को पता होना चाहिए कि सेल यानी कि जीवन सबसे पहले कहां पर आया था। जी सर, जल के अंदर आया था, वाटर के अंदर आया था। सबसे पहले तो जीवन कहां पर आया होगा, जल के अंदर, है ना। तो जल के अंदर जीवन आया, तो मान लो ये वाटर है और ये एक कोशिका बन गई सबसे शुरुआत में, ठीक है। तो ये अंदर भी क्या है, साइटोप्लाज्म है। कोशिका के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो अब मेरा सवाल क्या था कि व्हाट इज सेल। मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि एक्चुअल में कोशिका है क्या। एक्चुअल में कोशिका है क्या, तो कोशिका क्या होती है एक्चुअल में, एक कंपार्टमेंट है। क्या है, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट या रूम मान लो, ठीक है, जो क्या कर रहा है, आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से अलग कर रहा है। किसके द्वारा अलग कर रहा होगा, तो अपने सभी ने पढ़ा है कि सेल के बाहर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, लिपिड की बाइलेयर, लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, अंदर के वातावरण को बाहर के वातावरण से अलग कर रही है, ठीक है। तो एक रूम बन गया, पानी के अंदर एक रूम बन गया ना, कि इसके अंदर जो चीजें हैं वो अलग है उससे, ठीक है। अंदर क्यों रूम बना, क्योंकि इसको क्या करना है, एक जीवन चलाना है ना, एक लिविंग थिंग्स बनना है, ठीक है, एक जीवित जीव बनना है। उसके कारण इसको क्या करना पड़ रहा है, कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट बन गया, जल के अंदर सबसे पहले जीवन आया होगा तो उसने एक कंपार्टमेंट बनाया लिपिड का, और उसके अंदर क्या, अंदर की जैसे चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीजें अंदर आ गई होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं लिखूं इनसाइड सेल, या पहले इसका मीनिंग तो लिख दें, कंपार्टमेंट या रूम है जो क्या करता है, विच सेपरेट आउटर एंड इनर environment by lipid membrane। लिपिड की मेम्ब्रेन के द्वारा बाहरी और आंतरिक वातावरण को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोशिका के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है, इनसाइड सेल। तो इनसाइड सेल क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही होगी, तभी तो इसने रूम बनाया। भाई अपने कोई चीज अंदर क्यों बनाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज अपने को उसके अंदर रखनी होती है या कुछ ना कुछ चीज चलानी होती है, ठीक है। तो कोई केमिकल रिएक्शन चलेगी जैसे लेबोरेटरी के अंदर चलती है, ठीक है, खुले वातावरण में तो चलने से रही। इसी प्रकार इनसाइड सेल के अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन चलेगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन चलेगी। तो केमिकल रिएक्शन के लिए अपने को क्या क्या चीजें चाहिए होती है ना। तो अब सेल के अंदर चल रही है तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन कब करनी है, क्या क्या चीजें बननी चाहिए। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास। तो सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। और मेन अपने को चीज पता है कि क्या होना चाहिए। तो एक राइबोसोम ऑर्गेनल होता है, तो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। मेन अपने चीज देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन बनाने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए, तो उस फैक्ट्री का नाम क्या है, राइबोसोम नाम है, जो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो सेल के अंदर क्या क्या चीजें होगी, डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एंजाइम तो किससे मिलेगा, राइबोसोम से। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाएगा, प्रोटीन, ठीक है। वो प्रोटीन बनाने के लिए अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन कौन देगा, डीएनए। डीएनए किसको देगा, आरएनए को, और आरएनए के द्वारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर चल रही है, सेल के अंदर। तो आउटसाइड सेल क्या है, आउटसाइड सेल क्या होगा, सेल के बाहरी क्या होगा, तो लिपिड की मेम्ब्रेन होगी, जो क्या कर रही है, बाहरी वातावरण को आंतरिक वातावरण से अलग कर रही है। यानी कि एक कमरा बना दिया, सेल को क्या बना दिया, एक कंपार्टमेंट या रूम बना दिया कि हाँ भाई इसके अंदर जो भी चीजें करनी है वो कर लो, ठीक है। समझ आ रही है बात मेरी। अब बताओ सेल एक्चुअल में क्या है, ये समझ आया ना, है ना। अब तो समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में सेल होती क्या है, या नहीं आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपने यहीं तक रखेंगे, ठीक है। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है, सेल थ्योरी किसने दी थी। तो ये सारी चीजें अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है तो सारी की सारी चीजें इसी वे में चलेगी, और अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना, ताकि अपना कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं जाते जाते एक आपको एक क्वेश्चन देता जाता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने या नहीं किया, लिख लिया। तो जाते जाते एक क्वेश्चन दे देता हूं, अगर आपने पढ़ा है तो आज, इन एनिमेट्स इज अब पहला ऑप्शन है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टी सेलुलर, तीसरा ए सेलुलर यानी कि कोई कोशिका नहीं है, और चौथा है नन ऑफ दिस। क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे, उसके लिए अपने को सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा, और ये कब समझेंगे, जब अपने सेल वाले चैप्टर की सबसे बाहरी हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तब अपने को पता चलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स is made up of
सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। अगर इस क्वेश्चन का किसी ने सही जवाब दे दिया तो मैं मान लूंगा कि हाँ, कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या इसने पहले पढ़ा होगा, है ना, पहले पढ़ा है ना, सेल थ्योरी तो पढ़ी होगी। तो ये सेल थ्योरी के में से क्वेश्चन है। अब पहला ऑप्शन है इसमें स्लीडन, दूसरा है सेवान, तीसरा है बोथ, दोनों स्लीडन एंड सेवान, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब गलत देंगे, है ना। क्यों गलत देंगे? क्योंकि उन्होंने क्या है, अभी तक आज तक क्या है, अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर मैं कल दूंगा, तो कल तक आप देखना नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय। अगर समझ आया होगा तो बताना, कमेंट कर चैट के अंदर लिख देना, ठीक है।